हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसको देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड कहते हैं। मेरा नाम है अनुराग सिंह और इसी तरीके की सीडीपी से रिलेटेड अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर हम सिगमंड फ्राइड महोदय की बात करते हैं तो ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारी जो नर्वस सिस्टम या जो नर्व्स के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से ब्रेन डॉक्टर भी होते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि कहाँ है, ये कंट्री यूरोप में है। ठीक है, आप इसको ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, ठीक है, लेकिन ये एक अलग कंट्री है जो कि है कॉन्टिनेंट यूरोप में। इनका जन्म 1896 को और इनकी मृत्यु 1939 को हुई थी। ठीक है, इनको हम साइको एनालिसिस का फाउंडर कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइकोसेक्सुअल और साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, हिंदी में जिसे हम सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मन मस्तिष्क का अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद इन्होंने एक विचार या बात दिया जिसे हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। इसीलिए इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो 5 स्टेजेस में होता है। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है ओरल स्टेज, जिसे हम मौखिक चरण भी बोलते हैं, और इसका जो एज ग्रुप होता है वो बर्थ से 1 ईयर होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज की बात करते हैं एनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है जिसे हिंदी में गोदीय चरण कहते हैं, इसका जो लेवल होता है वो 1 to 3 ईयर होता है। थर्ड होती है फैलिक स्टेज, जिसको हम इंग्लिश में फैलिक चरण बोलते हैं, और इसका जो एज ग्रुप होता है वो 3 to 6 होता है। और फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, जिसे हिंदी में विलंबता चरण बोलते हैं, और इसका एज ग्रुप 6 to 12 ईयर होता है। और लास्ट है जेनिटल स्टेज, इसमें जो है एज ग्रुप जो होता है 12 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं वो बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, ये स्टेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर। तो आप इनको और इनके टाइम को, इनका जो ये टाइम पीरियड है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यही इनसे कुछ ज़्यादा तो आता नहीं है इनकी स्टेज से, लेकिन इनका टाइम पीरियड ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ओरल स्टेज कब से कब तक होती है, एनल स्टेज कब से कब तक होती है, और जेनिटल स्टेज कब से कब तक होती है। इनके अंदर की ज़्यादा नॉलेज नहीं पूछी जाती है। चलिए अब देखते हैं, इन्होंने कुछ स्टेजेस ऑफ माइंड दी थी। इनके अकॉर्डिंग माइंड के कुछ स्तर होते हैं। सबसे पहले हम इन स्तरों को इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड जो होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये होता है 10%। ठीक है, तो ये सबसे नीचे चला जाता है, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। ये वाला माइंड है जो आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड मतलब अर्ध चेतन मन। ये जो होता है ये बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच वाले से मैच करेगा। और सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा डूबा हुआ होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो लगभग टोटल माइंड का 90% 90% होता है, जो कि ये ऊपर वाले ऑप्शन से या ऊपर वाले पॉइंट से मैच कर जाएगा। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं कि कौन सा मन क्या कहता है अचेतन मन, क्या कहता है अर्ध चेतन मन, और क्या कहता है हमारा चेतन मन। सबसे पहले बात करते हैं हम अचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड की। तो ये टोटल माइंड का 90% होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा मन होता है जो हमारे अंदर जन्मजात होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अनकॉन्शियस माइंड के साथ ही जन्म लेता है,
और उस टाइम बच्चे जो होते हैं आनंद के नियम का पालन करते हैं। मतलब जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं वो उसी कार्य को करना चाहते हैं, उसके अलावा वो किसी और कार्य को करना नहीं चाहते हैं। इस मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वह इस प्रकार होती हैं, जैसे भावना होती है, संवेग होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, दमित इच्छा होती है। दमित इच्छा क्या होती है? बेसिकली आपकी कोई जो इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो पाती है किसी रीज़न से, किसी फाइनेंशियल रीज़न से या किसी और रीज़न से, तो वो होती हैं हमारी दमित इच्छाएं, जो कहाँ चली जाती हैं? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। हमारे माइंड में जो अनैतिकता होती है, असामाजिकता होती है, अमर्यादित कार्य जो हमारे माइंड करते हैं, वो सब जितने भी ये जो कार्य होते हैं वो सारे के सारा हमारा माइंड अनकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग करता है। मतलब ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेज़र वाले जो कार्य होते हैं, जिनमें हमें प्लेज़र मिलता है, बस वही कार्य करते हैं। सेकंड पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड की। ये एक ऐसा माइंड होता है जो वास्तविकता का पालन करता है, वास्तविकता के नियम पर चलता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज़ दैट अगर आपको कोई एक महंगी कार चाहिए जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए है, ठीक है, और अभी आपके पास कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए आपके पास जॉब भी नहीं है और आप एक स्टूडेंट हो, तो आप 25-30 लाख की कार कैसे ले लोगे? लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं भाई, मुझे ये कार अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि बेटा ऐसा है कि अभी तुम इस कार को लेने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अभी तुम्हारी औकात नहीं है। जब तुम्हारे पास कल को सरकारी नौकरी हो जाए तब आप इस कार को लीजिएगा। तो ये जो ऐसा होता है, ये जो होता है वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है और ये बताता है कि हमारी क्या औकात है और हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए। सबसे लास्ट में होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन कहते हैं। ये टोटल मन का 10% होता है, 1/10 भाग होता है, और ये जो होता है नैतिकता के नियम पर चलता है और इसको हम आदर्शवादी मन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीनों माइंड के पार्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी टेट एग्जामिनेशन के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, 3 अंग बताए थे। अभी जो इससे पहले हमने पढ़े थे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, वो जो हमारे पार्ट थे वो किसके पार्ट थे? वो मन के पार्ट थे। लेकिन जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इन्होंने 3 पार्ट दिए थे, व्यक्तित्व के भी 3 अंग बताए थे, इदम, अहम और पराअहम। इदम जो होता है वो अचेतन मन होता है हमारा, ठीक है। अहम जो होता है वो हमारा अर्धचेतन मन होता है, और पराअहम जो होता है हमारा कौन सा मन होता है? कौन सा होगा? चेतन मन, ठीक है। अचेतन, अर्धचेतन, चेतन। अब इनकी हम बात कर लेते हैं, जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इड की। इसको हम अचेतन मन भी कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ये अचेतन मन होता है। इसमें इच्छाओं का भंडार गृह होता है, मतलब जो हमारी जितनी भी दमित इच्छा होती हैं, ठीक है, दमित इच्छा हमने आपको बताया था अभी, ऐसी इच्छाएं जो किसी कारणवश हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं उनको हम दमित इच्छा बोलते हैं, ठीक है। ये मन बच्चों में प्रदान होता है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्तित्व की बच्चों में प्रधानता होती है। इसको हम आनंदवादी मन भी कहते हैं। ये एक ऐसा मन होता है जो प्लेजर को हर जगह खोजता है, सुख को हर जगह खोजता है, जहाँ भी इसे सुख की प्राप्ति होती है ये वहीं पर जाना चाहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईगो की, ठीक है, ईगो जो होता है वो हमारे अर्धचेतन मन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये हमारे व्यक्तित्व का, हमारे माइंड का एक घनिष्ठ मित्र होता है। घनिष्ठ मित्र क्यों होता है? क्योंकि ये हमें बताता है कि आपकी जो अभी वैल्यू है वो क्या है, आपको इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, ये हमारे व्यक्तित्व को बचाने पर कार्य करता है और ये वास्तविकता पर भी कार्य करता है। अब सबसे लास्ट में आता है सुपर ईगो। ये एक ऐसा मन होता है जो नैतिक नियम का पालन करता है तथा आदर्शवादी सोच को फॉलो करता है। चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भावना। भावना क्या होती है? जो हमारे विचार होते हैं उनका जो आंतरिक रूप होता है, ठीक है, उसको हम लोग भावना कहते हैं। ठीक है। संवेग, संवेग क्या होते हैं? विचारों का जो बाह्य रूप होता है उन्हें हम लोग संवेग बोलते हैं। और मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति क्या होती हैं? विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है उन्हें हम लोग मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो रोड पर कोई अनैतिक कार्य कर रहा है। अनैतिक कार्य मतलब कोई भी व्यक्ति है वो रोड पर अपनी बूढ़ी माता जी को कोई उसकी बूढ़ी माता जी होंगी, वो उन्हें मार रहा है। ठीक है। अब आपने माता जी को पिटते हुए देखा और आपने उस व्यक्ति की तरफ देखा, ठीक है, तो आपको अंदर से गुस्सा आएगी। ठीक है। आप कहोगे कि बताओ कैसा व्यक्ति है जो अपनी माता जी को, अपनी बूढ़ी माता जी को मार रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके अंदर भावना है। और ये भावना कौन सी है? ये क्रोध की भावना आएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आप और देखोगे उसे, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, वो लगातार अपनी माता जी को मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? ये क्रोध आपके चेहरे पर झलकने लगता है। ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? आपका संवेग। ये संवेग बन जाता है। अब लास्ट में क्या है कि आपको, आपने देखा, ठीक है, वो तब भी नहीं रुक रहा है। उसके बाद इस क्रोध को आपने अपने क्रियात्मक रूप में शामिल कर लिया और उस व्यक्ति को जाके आपने रोका, रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुका तो आपने भी उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाने की कोशिश की। उसको हटाने के लिए आपने अपने क्रोध का इस्तेमाल किया, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि जो भावना होती है वो विचारों का आंतरिक रूप होता है, जो संवेग होता है वो विचारों का बाह्य रूप होता है और जो मूल प्रवृत्ति होती है वो विचारों का क्रियात्मक रूप होता है। इन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स दिए हैं, ओडिपस, इलेक्ट्रा एंड नर्सिसिज्म। इनको देख लेते हैं। ओडिपस के अकॉर्डिंग अगर कोई माँ बाप हैं और उनकी कोई संतान है जो लड़का है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वो लड़का जो होगा वो अपनी मॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसमें कौन सी ग्लैंड होगी? उसमें ओडिपस ग्लैंड होगी, जिसकी वजह से वो बॉय है अपनी मॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पेरेंट्स हैं और उनकी कोई संतान है जो कि लड़की है, गर्ल है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? वो अपनी डैड की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है। मतलब डैड को ज़्यादा प्यार करेगी। ठीक है। इस तरीके से अगर ओडिपस ग्लैंड की बात करते हैं, अगर जो लड़के होते हैं उनमें ओडिपस ग्लैंड होती है, उसके अकॉर्डिंग लड़के किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्लैंड के अकॉर्डिंग जो लड़कियां होती हैं वो अपने डैड से ज़्यादा प्यार करते हैं। लास्ट पॉइंट है नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म क्या होता है? जो लोग खुद से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम नर्सिसिज्म बोलते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।